तो चलिए, गुड मॉर्निंग। आप सभी को यूबीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 10 जनन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 और पार्ट हो जाएगा आज 3। ठीक है, पार्ट 3 है ना? हाँ, पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 1 और 2 अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, है ना? और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बैच जो है कि स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप लोग जुड़िए। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑफलाइन भी। और ऑफलाइन आपको पढ़ने के लिए एड्रेस सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और क्लास ऑफलाइन आकर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है कि आपका समय नहीं रहा और क्लास जो है कि स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आप लोग जुड़िए, नहीं जुड़ पाइएगा तो फिर जो है कि क्या होगा कि आपका अंक 10th में जो आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब बातें पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। और चलिए, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मनुष्य का प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य का प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य का प्रजनन तंत्र जो होता है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है नर भाग, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। मनुष्य के मादा जनन अंग और मनुष्य के नर जनन अंग के बारे में देखने को आपको मिल रहा है। यानी ये वाला जो भाग है स्त्री का भाग है और ये वाला भाग जो है कि पुरुष का भाग है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम कुछ प्रजनन तंत्र के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद जो है कि इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है मनुष्य में किस तरह का जनन होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। और आज के क्लास में जो है कि पिछले वाला रिवीजन नहीं करा पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लास लेट हो चुका हुआ है। ठीक है, आप लोग जो है कि पीछे वाला क्लास में जाकर देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। नहीं तो मैं कोशिश करूँगा जिस दिन मैं क्वेश्चन आंसर इसका करवाऊँगा उस दिन जो है कि पूरे चैप्टर का, मैंने इस चैप्टर यानी 6 चैप्टर का एक बार फुल्ली रिवीजन करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, तो आ जाइए जानते हैं मनुष्य प्रजनन तंत्र के बारे में। तो मनुष्य प्रजनन तंत्र में हम बतलाए थे कि मनुष्य में किस तरह का जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इतनी बातें जो है कि आपको याद रखनी है। लैंगिक जनन जो होता है ये दो तरह से होता है। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लैंगिक जनन कितने तरह से हो रहा है, और 2 तरह से होता है। एक तो बतला है कैसी, एक लिंगी, एक लिंगी। एक लिंगी में क्या होता है, तो ऐसे जीव जिनमें नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग होता है, वो ऐसे जीव को हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इसे ध्यान से समझिएगा। वैसे जीव जिनमें नर और मादा जनन अंग दोनों अलग हो उसे एक लिंगी कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे में अगर देखिएगा तो मनुष्य हो जाएगा, जानवर, कोई सा भी जानवर जो विकसित जीव होगा ना उसमें इस तरह से होता है। तरबूजा हो जाएगा, और क्या बोले हैं, तो और हो जाएगा तुम्हारा तरबूजा हो गया, और एक और होता है जैसे कि पपीता, और भी हो सकता है। ठीक है, पपीता। हम इतना एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं। देखिए, मनुष्य का जो जनन अंग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नर जनन अंग अलग है, मादा जनन अंग जो है कि क्या है, अलग है। दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से कोई सा भी जानवर हो, चाहे वो गाय हो, बैल हो, तो गाय का देखते हैं जनन अंग अलग होता है, गाय का जनन अंग अलग होता है, मादा का जनन अंग बैल का जनन अंग अलग होता है। इस तरह का जनन होता है।
उसके बाद अगर देखा जाए तरबूजा या पपीता में, तो पपीता आपके घर, सभी के घर के आसपास जो देखने को मिलता है। पपीता में जो होता है नर भाग अलग होता है, मादा भाग अलग होता है कि नहीं। अब इसका निषेचन होता कैसे है, तो देखते हैं कि भंवरा फूलों पर बैठता है, तो फूलों से क्या करेगा, पराग कोष को लेगा। अब पराग कोष से क्या निकलता है, पराग का निकलता है, और मादा वाले भाग पर जाकर छोड़ देता है, और जिससे क्या हो जाता है, अंडाशय में निषेचन हो जाता है। तो वह फूल बदल जाता है, क्या बोल रहे हैं, वह फूल बदल जाता है फल में, यानी अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में, और जो अंडाशय में जो बीज था, बीजांड था, वो बदल जाता है बीज में। ये तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये बातें, ठीक है। अब आता है उभयलिंगी या द्विलिंगी। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी या द्विलिंगी। उभयलिंगी या उभयलिंगी या द्विलिंगी। अब भैया उभयलिंगी और द्विलिंगी के बारे में जानते हैं, तो समझिएगा उभयलिंगी और द्विलिंगी के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी और द्विलिंगी, तो इसमें क्या होता है, तो वैसे जीव जिनमें नर और मादा दोनों भाग एक ही साथ हो, उसे कहते हैं हम लोग क्या, उभयलिंगी कहते हैं। कोई दिक्कत, मेरा इसका चित्र कहाँ तक आ रहा है, इसमें फोन में पूरा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब पिक्चर कट नहीं रहा है ना, ठीक है। चलिए, आज काफ़ी ज़्यादा आ गए, मैंने सेटिंग कर दिया है ना, थोड़ा और पीछे होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उभयलिंगी या द्विलिंगी, तो क्या बोले हैं, वैसे जीव जिनमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही साथ हो, उसे कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। जैसे, अब जैसे जैसे तो आप समझ पाइएगा ना, इसको तो मिटा दें, इसका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, जैसे जैसे ही आप समझ पाइएगा। जैसे जैसे सरसों का फूल, गुड़हल का फूल जानते हैं, गुड़हल जो अड़हुल होता है, हेबिस्कस होता है, गुड़हल। और क्या बोलिए, गुड़हल, सरसों, गुड़हल, और क्या हो गया, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, और हो जाएगा हमारा, एक और एग्जाम्पल दिए थे, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, केचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केचुआ भी तो जानवर है ना, केचुआ, ठीक है। ये सब द्विलिंगी है, यानी कि इनमें नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों के दोनों एक साथ ही होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। तो इसमें दोनों ही एक ही साथ होता है, क्लियर, यानी नर का भाग और मादा का भाग भी दोनों एक ही साथ होगा। अरे कल वाले क्लास में हम पढ़ा रहे थे, अड़हुल का जो फूल लेकर आपको अच्छा तरह से समझा रहे थे, तो बतला रहे थे कि वर्तिकाग्र में पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, तो दोनों एक ही साथ हो रहा था, उसी को बोलते हैं उभयलिंगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो है कि लैंगिक जनन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे सवाल पूछेगा, बताइए कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र में कैसा जनन होता है, तो क्या बोलेगा, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में भी कैसा जनन होता है, एक लिंगी होता है। कैसा होता है, एक लिंगी होता है। अब बोलिए, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग पढ़ेंगे किशोर अवस्था क्या होता है। क्या बोल रहे हैं, किशोर अवस्था क्या होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था क्या होता है, तो जब 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष या 10 से 12 वर्ष की आयु में बालक बालिका के शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है।
बालक बालिका के शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में, 10 से 12 वर्ष की आयु में बालक बालिका में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसी को बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, जैसे कि कुछ परिवर्तन होना, जैसे कि हल्का फुल्का क्या हो जाता है, स्त्री में चेस्ट का बाहर आना, डेवलप होना, उसके बाद पुरुष में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, 15 से 16 वर्ष के आसपास में हल्का फुल्का मतलब दाढ़ी वगैरह जो कि आना शुरू हो जाता है। थोड़ा आवाज़ जो है क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। हम जो पुरुष होता है उसका फटल बांस नियन आवाज़ हो जाता है, और स्त्री का जो होता है, जो बालिका का आवाज़ जो होता है वो कैसा हो जाता है, तो पतला हो जाता है कि नहीं। तो ये सब परिवर्तन जो है कि देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं किशोरावस्था। बोलिए, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, तो प्रजनन तंत्र यानी नर भाग और मादा भाग के बारे में जानेंगे। ठीक है, आपसे सवाल में पूछेगा, बताइए कि नर जनन अंग का निम्न में से कौन सा भाग है? तो आप बता दीजिएगा, जानिएगा तब ना बता पाइएगा। नर जनन अंग का कौन कौन सा भाग है ये जानिएगा तब बता पाइएगा। तो आइए जानते हैं फिर नर जनन अंग का कौन कौन सा भाग होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, नर जनन अंग के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं क्या, ये जो दिख रहा है, जो दो गोला गोला आकार दिख रहा है, जो रचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं वृष्ण। क्या बोलते हैं? वृष्ण। वृष्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृष्ण बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो वृष्ण कहते हैं या इसी को बोलते हैं टेस्टिस कहते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या, हम लोग बोलते हैं इसे क्या, हाइड्रोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसिल कहते हैं। और यह एक थैली में जाकर क्या होता है, चमड़े की थैली में जाकर क्या होता है कि बंद होता है ना। यह एक चमड़े की थैली में बंद होता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसे क्या करते हैं हम लोग, तो हाइड्रोसिल क्या बोलते हैं, वृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्ण या टेस्टिस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसी टेस्टिस के ऊपर में इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसी टेस्टिस के ऊपर में होता है अर्ध वृष्ण। क्या होता है? अर्ध वृष्ण होता है। क्या होता है? अर्ध वृष्ण होता है। तो इसे कहते हैं अर्ध वृष्ण। क्या कहेंगे? अधिवृष्ण या अर्धवृष्ण कहते हैं। अर्धवृष्ण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अर्धवृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृष्ण कहते हैं। और यह हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म यानी कि यहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु का क्या होगा, तो निर्माण होता है। अब यह शुक्राणु मतलब कि इतना मैच्योर नहीं होता है, उतना परिपक्व नहीं होता है कि एक संतान को जन्म दे सके। ठीक है, अब इसको मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए यह वृष्ण यानी शुक्राणु इसमें यानी कि अधिवृष्ण में जाता है परिपक्व होने के लिए, मैच्योर होने के लिए। तो सवाल यह रह जाता है कि शुक्राणु तो बन रहा है वृष्ण वाले भाग में, लेकिन वृष्ण के किस वाले भाग में बताइए।
शुक्राणु बन रहा है वृषण में, लेकिन वृषण के किस वाले भाग में शुक्राणु बन रहा है, बताइए। तो बताइए क्या कहते हैं इसे, जहाँ पे शुक्राणु जहाँ पे बन रहा है, शुक्राणु कहाँ बन रहे थे, वृषण में, लेकिन वृषण के किस भाग में, तो शुक्राजन नालिका में बनता है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो वृषण बना रहा है, जो हमारा हाइड्रोसिल जो वृषण बन रहा है, यानी शुक्राणु जो बन रहा है, वो उतना मेच्योर नहीं होता है, उतना परिपक्व नहीं होता है कि एक संतान को जन्म दे सके। तो इसको अब कहीं ना कहीं तो मेच्योर होने जाएगा ना, परिपक्व होने जाएगा ना, ताकि एक संतान को जन्म दे सके। तो ये जाता है कहाँ पर, अधिवृषण में जाता है। कहाँ जाता है, अधिवृषण में जाता है। अधिवृषण में परिपक्व होता है, ठीक है ना, परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, ठीक है ना। अब यह परिपक्व कितने दिनों में हो जाता है, मेच्योर पूरी तरह से, तो लगभग 30 दिनों में। 30 दिनों में क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। उसके बाद अब शुक्राणु इससे परिपक्व हो गया। अब यह जो है कि बाहर निकलेगा, बाहर निकलना चाहेगा, तो बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई नली चाहिए, तो कोई ना कोई नली रहेगा तभी ना ले जाएगा। तो यह नली जो है कि ले जाता है। तो इस नली को क्या कहते हैं, बताइए। तो शुक्राणु को ले जा रहा है, तो शुक्राणु को ले जाने वाले नली को शुक्र वाहिका कहते हैं। तो सवाल में आपसे पूछेगा, बताइए शुक्राणु को ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं, तो शुक्र वाहिका। क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। तो शुक्राणु को ले जाने वाले नली को शुक्र वाहिका कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ में आ गया। अब ये जो पेड़ के आकार में जो रचना दिख रहा है आपको, इसे क्या कहते हैं, तो देखिए ये शुक्र वाहिका, जो शुक्र नालिका जो था, ये आगे चलकर किससे मिल रहा है, यानी किसका निर्माण कर रहा है, बताइए। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, तो इसको कहते हैं सखलन नालिका। क्या कहते हैं, सखलन नालिका। इसे क्या कहते हैं, सखलन नालिका कहते हैं। यानी सखलन नालिका का निर्माण कर रहा है कौन, तो शुक्र नालिका, यानी शुक्र नालिका, यानी कि शुक्राणु को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। अब यही नली आगे चलकर किसका निर्माण कर दे रहा है, तो सख नालिका का। और यही दोनों, यानी कि सख नालिका और शुक्राणु नालिका, दोनों आगे चलकर, दोनों आगे चलकर इस वाले भाग में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो तो इस भाग को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं पुरोष्ठ ग्रंथि। क्या कहते हैं, पुरोष्ठ ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरोष्ठ ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको पुरोष्ठ ग्रंथि। क्या लिखेंगे, पुरोष्ठ ग्रंथि। कोई दिक्कत नहीं ना, पुरोष्ठ ग्रंथि कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, क्या पता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, यानी ग्रंथि कहते हैं। हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। अब यह प्रोस्टेट ग्लैंड चलिए, एक छोटा सा इशू आ गया था, इसलिए क्लास रोकना पड़ा था। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि पुरोष्ठ ग्रंथि। तो क्या बतला रहे थे कि
पुरुष ग्रंथि है ना, पुरुष ग्रंथि ये जो है कि मूत्र, क्या बोलते हैं, मूत्राशय, क्या बोल रहे हैं, मूत्राशय का जो ऊपरी भाग होता है ना, वहाँ से कुछ नलियाँ निकलती है, वह नली से ये जाकर पुरुष ग्रंथि जाके क्या हो जाता है कि मिल जाता है, ठीक है, और मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। और मूत्र मार्ग जो होता है ये मूत्र मार्ग हुआ, और इस मूत्र मार्ग के रास्ते मूत्राशय और जो होता है शुक्राणु जो है कि बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं सीसन, सीसन बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, सीसन बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, तो सीसन कहते हैं, ठीक है। तो इसका लिख लीजिएगा सीसन, सीसन या इसको बोलते हैं पेनिस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या ये सीसन के अग्रभाग को फिर क्या कहेंगे, तो सीसन के अग्रभाग को यानी आगे वाले भाग को क्या कहते हैं ये जानते हैं। तो सीसन के अग्रभाग को कहते हैं ग्लांस, क्या कहते हैं, ग्लांस कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ग्लांस कहते हैं, ठीक है। अब ग्लांस के ऊपर में परत होता है, उस परत को क्या कहते हैं, तो उस परत को कहते हैं प्रीप्यूस, क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए एक बार और समझते हैं अच्छा से, देखिए यही समझना है और यही चैप्टर यही खत्म करेगा, खाली समझना है, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, से ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल था मेरा कि नर जनन अंग, नर जनन अंग का कौन कौन सा, सॉरी निम्न में से नर जनन अंग का कौन कौन सा अंग है, यही ना सवाल था। तो नर जनन अंग का कौन कौन सा अंग है, देखिए पहला है वृषण जिसको टेस्टिस कहते हैं, अधिवृषण, शुक्राणु और शुक्रवाहिका, और क्या हो गया सकलन नालिका, और इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पोस्टेड ग्लैंड या फिर पुरुष ग्रंथि, और इसको क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, सीसन बोलते हैं, यानी पेनिस बोलते हैं। और पेनिस ये सब क्या हुआ, इसका भाग हो गया। अब आपसे सवाल में पूछेगा बताइए नर जनन अंग का कौन निम्न में से कौन सा भाग है, तो आप बता दीजिएगा आसानी से, नहीं बता दीजिएगा, क्लियर। अब देखिए इस सब का काम क्या क्या है वो समझते हैं, एक पॉइंट ले लेके एक अंग को ले लेकर समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जानते हैं कि मनुष्य का मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, तो मुख्य जनन अंग होता है ये वृषण, हाइड्रोसील वृषण होता है, क्या होता है, वृषण होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो संतान का उत्पन्न नहीं होगा, संतान का जन्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, मनुष्य का मुख्य अंग माना जाता है। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस अंडाशय में, इस वृषण में क्या होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा, लेकिन कहाँ निर्माण होगा, तो निर्माण होगा शुक्र का निर्माण होगा, बताइए, तो शुक्राजन, क्या बोलते हैं उसको, शुक्र जनन नालिका में शुक्राणु का निर्माण होगा, ठीक है। जब ये निर्माण होता है तो ये उतना, क्या बोल रहे हैं, उतना परिपक्व या मैच्योर नहीं होता है कि एक संतान को जन्म दे सके, ठीक है। अब एक संतान को जन्म देने के लिए इसको परिपक्व होना होगा, मैच्योर होना होगा, तो कहाँ मैच्योर होगा, कहाँ परिपक्व होगा, तो होता है अधिवृषण में। कहाँ होता है, अधिवृषण में। कहाँ होता है, अधिवृषण में होता है। इस अंडाशय के ऊपर में
चमड़ा नुमा एक रचना होता है, उसी को बोलते हैं अंडाशय। देखिए ये केवल और केवल चित्र है, ठीक है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, या डिजिटल की तरह हम इसको बताएं इस अंडाशय को एक भाग को लेकर, ठीक है, और बताएं कि हाँ यहाँ पे देखिए ये रहा एडिबिस, इसका चमड़ा का थैलानुमा रचना है। इस तरह से नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए इसको समझने का इस तरह से, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जरूर डिजिटल बोर्ड लगेगा, लेकिन आप लोग फुल सपोर्ट कर ही नहीं पाते हैं। देखते हैं क्लास पे व्यू नहीं जा पाता है उतना, ना सब्सक्राइबर बढ़ पा रहा है, ठीक है। आप लोग जो है कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए, तो अधिवृष में यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु स्पर्म जो होता है ये क्या होगा, तो पूरी तरह से परिपक्व होगा, मैच्योर होगा, तब ना जाकर एक बच्चे को, एक संतान को जन्म देगा। और इसे परिपक्व मैच्योर होने में 30 दिनों का समय लगता है, लगभग 1 महीने का समय लगता है। अच्छा तरह से पूरा परिपक्व होने, मैच्योर होने में 1 महीने का समय लगता है। अब ये वृषण को ले जाने वाला कोई नली चाहिए, है कि नहीं। अब यह नली कौन ले जाएगा, तो इस नली को इस शुक्राणु को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका कहते हैं। तो अब आपसे सवाल पूछेगा, बताइए शुक्राणु को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं, तो शुक्रवाहिका कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए, अब जब ये शुक्राणु, इसको शुक्र नालिका ही कहेंगे, तो शुक्र नालिका आगे चलकर इस एक पैरनुमा आकार की रचना कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सखलन नालिका कहते हैं। कहते हैं सखलन नालिका कहते हैं। अब ये सखलन नालिका तकले क्या पहुंच गया, स्पर्म पहुंच गया, शुक्राणु पहुंच गया। अब ये सखलन नालिका और शुक्राणु नालिका, शुक्र नालिका, ये दोनों जाकर इस वाले भाग में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। अब ये पुरस्थ ग्रंथि आगे चलकर, यह पुरस्थ ग्रंथि आगे चलकर जो मूत्राशय से जो नली आता है उससे जाकर मिलता है और मूत्र मार्ग का निर्माण करता है। तो मूत्र मार्ग का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं क्या, तो सीसन कहते हैं। क्या कहते हैं, सीसन या पेनिस कहते हैं, ठीक है। इस पेनिस के बीचों बीच में मूत्र मार्ग का निर्माण होता है। इसी के रास्ते से, इधर से ये खुला रहता है इस तरह से, इसी के रास्ते से शुक्राणु इधर से आएगा और इधर सीसन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। इधर से भी सेम वैसी पैटर्न से आएगा, बाहर निकल जाएगा। मूत्राशय इधर में होता है क्या आपका, तो ब्लडर बना होता है जहाँ पे मूत्राशय आकर जमा होता है। इससे कुछ नली जो है कि बनी होती है, और यह नली इसमें आकर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, और ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो बनाएगा किसका निर्माण, मूत्र मार्ग का निर्माण करेगा। और मूत्र मार्ग जो है कि सीसन के बीचों बीच से होते हुए बाहर की ओर निकलती है, और इसी के रास्ते से क्या होगा, मूत्र आएगा और सीसन के यानी मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर की ओर निकल जाएगा। उसी तरह से इस अंडाशय से शुक्राणु निकलेगा और यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से होते हुए मूत्र मार्ग के रास्ते से होते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। सीसन क्या बोलते हैं, स्पर्म को निकलने के लिए अलग से कोई नली नहीं होता है, अलग से कोई रास्ता नहीं होता है, या फिर मूत्राशय को भी निकलने के लिए अलग से कोई रास्ता नहीं होता है, दोनों के दोनों एक ही रास्ता से बाहर की ओर निकलता है। समझ में आया। तो मूत्राशय को निकलने के लिए नली अलग से होता है क्या, नहीं। स्पर्म शुक्राणु को निकलने के लिए कोई अलग से नली होता है क्या, नहीं होता है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया पूरा, आपको समझ में आ गया। तो शुक्राणु जो है कि यहाँ से बाहर निकल गया हुआ है। अब यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अब पढ़ेंगे किसके बारे में, तो मानव जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि इसमें हम बताए थे कि
मादा नर जनन अंग का मुख्य अंग कौन सा होता है, मुख्य भाग कौन सा होता है, तो बोले थे इंग्लिश में। उसी तरह से स्त्री या फिर मादा जनन अंग का मुख्य अंग या भाग कौन सा होता है बताइए। तो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? अंडाशय। और अंडाशय से निर्माण होता है किसका? अंडाणु का। अंडाशय से निकलता है अंडाणु। क्या निकलता है बुआ? अंडाशय से निकलता है अंडाणु। अंडाशय से क्या निकलता है? अंडाणु। यानी अंडाशय निर्माण कर रहा है किसका? अंडाणु का। तो यही न हो गया स्त्री का जनन का मुख्य अंग हुआ। तो अब आपसे सवाल है, पूछेगा बताइए मादा जनन अंग का मुख्य अंग कौन सा होता है, तो क्या बोलिएगा? अंडाशय बोलिएगा। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या बच्चा का, संतान का निर्माण हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। चाहे इसमें से ये नहीं रहेगा तो क्या शुक्राणु जब बनबे नहीं करेगा तो क्या इसमें बच्चा, संतान का निर्माण हो पाएगा? जब अंडाणु नहीं बनेगा तो क्या बच्चा का निर्माण हो पाएगा? बोलिए ना, नहीं ना हो पाएगा, नहीं हो पाता है। अब यह अंडाणु, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से दो नली निकला हुआ है, एक इधर नली जा रहा है और ये वाला नली जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? यानी इसको क्या कहते हैं? ये अंडाशय से दो नली जुड़ा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। इस नली को क्या कहते हैं बताइए? क्या कहते हैं बोलिए? तो इस नली को कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। अंडाशय को न ले जा रहा है, अरे इसमें से अंडाशय इधर से न जाएगा, तो इसे कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी। डिंब। या इसी को कहते हैं फ्लोपियन ट्यूब। क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब का मतलब क्या हुआ? नली। अरे ट्यूब मतलब क्या होता है? नली या नालिका। ठीक है ना, ये ट्यूब है, टॉ है, ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। जैसे कैसे इसमें से शुक्राणु बन रहा था, तो शुक्राणु के ले जाने वाले नली को क्या कर रहे थे? तो शुक्रवाहिका कह रहे थे। उसी तरह से ये देखिए, ये वाला जो नली है ये अंडाणु से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो यानी अंडाणु, अंडाशय से निर्माण होता है अंडाणु का। अब अंडाणु जो है कि आगे की ओर बढ़ेगा, किस में? तो इस नली के रास्ते से होते हुए पहुंचेगा, है कि नहीं? और यहाँ पर इंतजार करता है। तो इसको, इस नली को क्या कहेंगे? तो फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, या इसी को कहते हैं डिंबवाहिनी, या डिंब इसको कहते हैं डिंबवाहिनी, या इसी को कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी। यानी कि अंडाशय को ले जाने वाले नली को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अंडाशय आकर रुकेगा, इंतजार करेगा। इंतजार करेगा किसका? इंतजार करेगा। तो यहाँ से जो स्पर्म निकल रहा था, जो शुक्राणु निकल रहा था, उसका ये इंतजार करेगा। ठीक है, जैसे ही इसको शुक्राणु मिलेगा वैसे ही ये क्या कर लेगा? निषेचन कर लेगा, यानी फर्टिलाइजेशन कर लेगा। और फर्टिलाइजेशन होकर ये आगे की ओर मूव करेगा और भ्रूण का विकास हो जाएगा। किस में? तो इस गर्भाशय में। इस भाग को क्या कहते हैं? तो गर्भाशय कहते हैं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? तो ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा। तो लिख दें यहाँ पर, गर्भाशय लिख दें। और इसे क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से अंडाणु बना,
लेकिन फ्लोपियन ट्यूब ही खराब हो जाता है। ये सब स्त्री का भाग है और स्त्री में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो स्त्री में क्या होता है, कभी कभी ये जो होता है, ये फ्लोपियन ट्यूब अंडवाहिनी ही कभी कभी खराब हो जाता है। तो इसके लिए चिकित्सक डॉक्टर से सलाह लिया जाता है, डॉक्टर से भेंट किया जाता है, मिला जाता है, और डॉक्टर जो है कि सलाह देते हैं, ठीक है। और डॉक्टर सलाह देने के बाद में जो है क्या होता है, फ्लोपियन ट्यूब के जगह पर किसी और, चलिए इसको रहने दीजिए, आप जो है कि ज़्यादा आपको बाउंस करने लगेगा, क्योंकि ये आपके चैप्टर में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बताया गया नहीं है। ज़्यादा डिटेल्स में कहते इसको जो है कि बताया गया ही नहीं है, ये हम अपने से बतला रहे थे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए यहीं तक, ठीक है। अब जब आप हाई मतलब कि 10 से जब आगे बढ़िएगा, इंटर में जब जाइएगा, उस समय आपको जो है कि समझ में उतना आएगा, ठीक है। इतना बातें खाली याद रखिए कि अंडाशय यहाँ फ्लोपियन ट्यूब में आया और आकर शुक्राणु का इंतजार करेगा, शुक्राणु इसको मिलेगा, निषेचन होगा और भ्रूण का निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, भ्रूण का विकास होगा और ये आगे की ओर बढ़ेगा। और कहाँ पर भ्रूण का विकास होगा, तो गर्भाशय में। कहाँ पर, गर्भाशय में निर्माण भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होगा, तो इधर से भी ऐसे ही आएगा, जैसे इधर से आ रहा तो उसी तरह इधर से भी आएगा ना, ठीक है। अब भ्रूण का विकास होगा, तो जब भ्रूण का विकास होता है, तो भ्रूण का जब विकास होगा ना, तो इसका इस गर्भाशय का दीवार जो होता है मोटा हो जाता है, क्योंकि इसको बच्चा को इसमें उत्पन्न करना है ना, निर्माण करना है, तो इसके दीवार जो है कि मोटा रहेगा ना, पतला तो नहीं रहेगा ना, मोटा हो जाता है। इसका दीवार कैसा होता है, गर्भाशय का मोटा होता है, और गर्भाशय कैसा है, देखो ऊपर में चौड़ा है और नीचे में कैसा है, सुकरा हुआ है, सकरा है कि नहीं है, हाँ है। अब क्या होता है, इसका दीवार कैसा हो गया, मोटा हो गया, सकरा हो गया, इधर चौड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो गर्भाशय हाँ, अब आ जाइए यहाँ पर, क्या बताने वाले थे, हाँ, जब भ्रूण का जब विकास होता है, तो भ्रूण का कौन सा अंग सबसे पहले बनता है, बताइए। तो वो बनता है हृदय, हार्ट बनता है। क्या बनता है, हृदय, यानी हार्ट का निर्माण होता है सबसे पहले। तो देखते हैं, जब स्त्री उल्टी करती है ना, तब क्या होता है, तब जाकर जब हृदय का निर्माण होगा ना, भ्रूण में जब हृदय का निर्माण होगा, तो स्त्रियां क्या करती है, जब उल्टी करने लगती है, तो इससे यह पता चलता है, तो कहते नहीं है कि बधाई हो, आप जो है कि क्या बनने वाले हैं, चाचा बनने वाले हैं, पापा बनने वाले हैं, दादी बनने वाले हैं, फुआ बनने वाले हैं, नहीं बोलता है। तो भ्रूण में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, तो हृदय का, समझ में आया। तो इससे पता चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा जो होता है, बच्चा का जब जन्म होता है, वो किस रास्ते से होगा, तो ठीक इसी रास्ते से होता है, ठीक है। इस भाग को क्या बोलते हैं, तो इस भाग को बोलते हैं हम लोग वेजाइना, या योनि कहते हैं, ठीक है, वेजाइना या योनि कहते हैं। और इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, ये आंतरिक भाग है। योनि के दो भाग होता है, एक होता है बाहरी भाग जिसको वेजाइना कहते हैं, आंतरिक भाग को क्या, आंतरिक भाग को वेजाइना कहते हैं, और बाहरी भाग को वाल्व कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब एक बार हम इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा, जब किसी, जैसे कि
ठीक है, ये है ननकुआ और ये है उसकी शादी होने वाली पत्नी AB कुमारी। कौन है? AB कुमारी। ठीक है, तो ये ननकुआ जो है AB कुमारी से शादी होने वाला है, तो शादी हो जाएगा तो ये दोनों क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा, संबंध बनाएगा दोनों एक दूसरे के साथ। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? संबंध बनाएगा, क्योंकि देखिए स्त्री नर का भाग स्त्री को चाहिए और स्त्री वाला भाग नर को चाहिए। ठीक है, ये प्राकृतिक है। जब तक नहीं एक दूसरे से मिलेगा तब तक जो है कि बच्चा संतान का निर्माण होगा नहीं हो पाएगा, ये साधारण बात है। और यह चैप्टर ऐसा ही है जो है कि इसको समझाना ही पड़ेगा अच्छा से। ठीक है, तो समझिएगा। तो ननकुआ और AB कुमारी का शादी हो गया, तो दोनों पति पत्नी हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, तो दोनों के दोनों क्या करेगा? संबंध स्थापित करेगा। संबंध स्थापित किया तो इससे यानी इससे शुक्राणु का, ननकुआ से शुक्राणु निकला और योनि के रास्ते होते हुए कहाँ चला जाएगा शुक्राणु? फ्लोपियन ट्यूब में, अंडवानी में, क्योंकि वहाँ यहाँ से AB कुमारी से जो अंडाणु निकल रहा था वो फ्लोपियन ट्यूब में जाके इंतजार कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार कर रहा था कि शुक्राणु आएगा तो अंडाणु से निषेचन करके संतान को उत्पन्न होगा। तो योनि, ये सीसन जो है कि योनि से वेजाइना में गया और जाकर क्या किया? शुक्राणु को छोड़ दिया और एक बार में शुक्राणु जो निकलता है लाखों की संख्या में निकलता है। कितना संख्या में निकलता है? लाखों की संख्या में निकलेगा। जब लाखों की संख्या में शुक्राणु निकलेगा तो ये नहीं है कि लाखों जाके इस अंडाणु से मिल जाएगा, इस अंडाणु से जाकर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई एक शुक्राणु इस अंडाणु से जाके मिलेगा, मात्र एक शुक्राणु। अब बाकी सब शुक्राणु कहाँ जाएगा? तो बाकी सब शुक्राणु कुछ यहीं पर जाके ग्रीवा में ही जाके मर जाता है, कुछ शुक्राणु जो है कि गर्भाशय में ही जाते जाते मर जाता है, कुछ फ्लोपियन ट्यूब तक पहुँचते पहुँचते जो है कि मर जाएगा। और मात्र एक शुक्राणु यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, जो परिपक्व होगा, जो पूरी तरह से मैच्योर होगा, वही शुक्राणु जो कि फ्लोपियन ट्यूब में जाएगा, पहुँचेगा और इससे निषेचन करेगा। किससे? अंडाणु से। ठीक है, और निषेचन करके एक भ्रूण का निर्माण करेगा और यही भ्रूण आगे चलकर कहाँ जाता है? तो ग्रीवा वाले भाग में, सॉरी गर्भाशय वाला भाग में आ जाएगा और गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाएगा और भ्रूण का विकास हो जाएगा। जब भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूण के सबसे पहला अंग बनता है हृदय। क्या बनता है? हृदय बनता है। हृदय बनता है। जब हुचकी आती है, उल्टी होती है, तो कहा जाता है बधाई हो, आप जो है कि बाप बनने वाले हैं, आप जो है कि दादी बनने वाले हैं, है कि नहीं? ठीक है, जब भ्रूण का जब विकास होता है तो भ्रूण को पोषक तत्व चाहिए। अरे जब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो बच्चा का निर्माण कैसे होगा? कैसे विकास होगा बच्चा का? बताइए आप ही। नहीं ना हो पाएगा, क्योंकि जब ये तो एक कोशिकीय है, जिस शुक्राणु निकल रहा है वो कैसा है? एक कोशिकीय है कि नहीं है? अंडाणु भी एक कोशिकीय है। जब दोनों मिल रहा है अभी भी एक ही कोशिकीय है। जब भ्रूण का विकास होगा तो अभी भी एक ही कोशिकीय होगा, लेकिन धीरे 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 वो क्या करेगा? भ्रूण का विकास करेगा। भ्रूण का विकास होगा, डेवलप होगा, तो बहुकोशिकीय में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? तो अब जब बहुकोशिकीय में जब परिवर्तित होगा तो जब भ्रूण का विकास होगा तो भ्रूण के विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तब बताइए, जब पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी तो किस भाग से पोषक तत्व लेता है बच्चा? बताइए। तो माँ का होता है प्लेसेंटा वाला भाग, जिसको जब बच्चा जब जन्म लेता है तो देखती है उसके ढोड़ी वाला जो नाभि होता है उसको कैंची से ऐसे दबा दिया जाता है और इधर से कैंची से काट दिया जाता है, खच सीना। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्लेसेंटा बबुआ। समझ में आया? उसी को काट दिया जाता है, उसी से पोषक तत्व जो है कि बच्चे तक पहुंचता है। यानी जो माँ खाएगी वही
पोषक तत्व जो है कि बच्चा को पहुंचता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। जैसे भात खाएगी तो डायरेक्ट बच्चे के पास भात नहीं पहुंच जाएगा, चाहे दाल खाएगी तो डायरेक्ट दाल नहीं पहुंच जाएगा, वो कुछ रूप में परिवर्तित होकर तब बच्चे तक पोषक पदार्थ जो केवल और केवल न्यूट्रिशन पदार्थ जो है कि उस बच्चे को मिलता है और उसी से बच्चा का पालन पोषण होता है। तो देखते नहीं है वो कहा जा रहा विशाल पूछो। तो चलिए क्या बतला रहे थे, हाँ, तो भ्रूण का विकास होगा। तो देखते नहीं है कि जब स्त्री जब गर्भ प्रेग्नेंट रहती है तो उसको जो है कि अच्छा फल फ्रूट्स वगैरह खिलाया जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन दिया जाता है ताकि बच्चा क्या हो, स्वस्थ हो, हेल्दी होता है कि नहीं है? तो चलिए इतना बातें आपको समझ में आया। तो बताइए भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अब क्या होता है, ये भ्रूण का विकास जब बच्चा विकास हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, तो ठीक 9 महीना के बाद में एक नन्हा सा प्यारा सा चुन्नू मुन्नू क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो इसी रास्ते से देखिए, इसी रास्ते से वेजाइना के रास्ते से ही है ना बच्चा जो है कि बाहर की ओर मूव करता है। क्लियर? बोलिए ये समझ में आ गया आपको? है देखिए सवाल कहाँ से पूछेगा, सवाल यहीं से ना पूछेगा, यही सब ना पूछेगा है। इसमें दूसरा चीज हम क्या लिखवाएं, क्या बोले? अब देखिए एक होता है मानसिक चक्र। क्या होता है स्त्री में? मानसिक चक्र। मानसिक चक्र यानी बोल तो MC स्त्री में होता है कि नहीं? लगभग बोला जाए तो 1 महीना का होता है या 28 दिन का होता है। कैसे होता है 28 दिन का, बतलाते हैं, ठीक है? तो देखिए पहले तो यहाँ पर देखिए ये जो अंडाणु का जो निर्माण हो रहा था, ये अंडाणु का निर्माण मान लीजिए कि अपनी बार इधर से हो रहा है, अंडाणु का निर्माण इधर से नहीं हो रहा है, इस बार इधर से अंडाणु का निर्माण हो रहा है। जब अंडाणु का निर्माण होता है ना, तो अंडाणु का जब निर्माण होगा तो फ्लोपियन ट्यूब में आएगा। तो सबसे पहले तो 7 दिनों तक अंडाणु का निर्माण होता है यहाँ पर अंडाशय वाले भाग में, और यहाँ पर अंडाणु नहीं रहता है, मतलब कि खाली रहता है वहाँ पे अंडाणु यहाँ पे क्या होता है, खाली रहेगा। और यहाँ से यहाँ पर 7 दिनों तक अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है, बन रहा है अंडाणु। यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर शुक्राणु जाएगा, स्पर्म जाएगा, तो फ्लोपियन ट्यूब में पहुँचेगा, तो इसको शुक्राणु तो मिला ही नहीं। जब शुक्राणु नहीं मिलेगा तो क्या यहाँ पे निषेचन हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। और यह शुक्राणु 36 घंटा के अंदर में क्या हो जाता है, डेड कर जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। ठीक है? तो 7 दिनों तक तो यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हुआ, फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु है नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब 7 दिनों के बाद, क्या बोला है, 7 दिनों के बाद 14 दिनों तक अंडाणु यहाँ से यहाँ पहुँचकर 14 दिनों तक यहाँ पर अंडाणु इंतजार करता है। किसका? तो अंडाशय का। किसका? शुक्राणु का। सॉरी, किसका इंतजार करेगा? शुक्राणु का इंतजार करेगा। जैसे ही इसको शुक्राणु मिलेगा वैसे ही यह कर लेगा निषेचन और भ्रूण का विकास हो जाएगा। क्लियर? तो मानसिक चक्र होना जो है कि जरूरी है, नहीं होगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो बच्चा यानी संतान का, भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो जब 1 माह इधर से होगा तो 1 माह इधर से मानसिक चक्र होता है, यानी अंडाणु का निर्माण होता है। ये नहीं कि दोनों में एक ही साथ जो है कि अंडाणु का निर्माण होगा, नहीं। एक बार इधर से अंडाणु का निर्माण होगा तो एक बार इधर से निर्माण होगा। ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो मानसिक चक्र का होना जो है कि जरूरी होता है, नहीं होगा तो फिर अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। जब देखते हैं जब स्त्री जब प्रेग्नेंट हो जाती है
तो क्या हो जाता है कि अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, मानसिक चक्र नहीं चलता है। ठीक है, मानसिक चक्र नहीं चलता है। तो मानसिक चक्र भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। एक होता है सेफ जोन। सेफ जोन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अंडाणु का निर्माण होगा, 7 दिनों तक होगा। ठीक है, 7 दिनों तक अंडाणु का निर्माण होगा, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में अंडाणु तो है नहीं। अब यहाँ पर शुक्राणु गया, निषेचन, शुक्राणु को अंडाणु मिला ही नहीं। अब जब नहीं मिलेगा तो निषेचन होगा ही नहीं, यानी भ्रूण का विकास होगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं क्या चीज़, तो इसी को बोलते हैं सेफ जोन। क्लियर, मानसिक चक्र भी समझ में आ गया, सेफ जोन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया। तो मानसिक चक्र पूछेगा क्या होता है, तो मानसिक चक्र का होता है क्या कि 7 दिनों तक अंडाणु का निर्माण होगा, यहाँ पर 7 दिनों के बाद 14 दिनों तक अंडाणु, यानी 7 दिनों के बाद जब अंडाणु का निर्माण हो जाएगा तो अंडाणु ये फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा। कितना दिनों तक, तो 14 दिनों तक, 14 दिनों तक इंतजार करेगा। जैसे ही इसको 14 दिनों के बाद शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये खराब होने लगता है। तो 7 और 14 कितना हो गया, अरे 7 दिनों तक अंडाणु बना, इसमें पहुंचा, 14 दिन तक यहाँ इंतजार किया, तो 7 और 14 कितना होगा, 21 दिन हुआ। 21 दिन तक 21 दिन हो गया, और 21 दिन और 7 दिनों के बाद जैसे 15वां दिन जब शुरू होता है तो ये खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। और यह अंडाणु जो है कि मानसिक चक्र के द्वारा गर्भाशय से होते हुए, वेजाइना से होते हुए बाहर की ओर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं मानसिक चक्र। समझ में आया। ठीक है, तो इस महीना तो इस वाला भाग में बना है अंडाणु। अब जब दूसरा बार जब बनेगा तो इस वाला भाग में बनेगा। तो इस वाले भाग में फिर से 7 दिनों तक, जैसे इस महीना आया, मानसिक चक्र इस महीना हुआ, जब बाहर निकलता है ना, जब बाहर निकलता है ये ब्लड के रास्ते से जब बाहर निकलता है, तो जब निकलता है तो इसको बोलते हैं पीरियड बोलते हैं। लेकिन जब निकल रहा है उसको बोलेंगे मानसिक चक्र, महीने महीने होता है ना, उसको बोलते हैं। अब ये अंडाणु जो होता है, इस साल इस महीना में इस साइड अंडाणु का निर्माण हुआ, लेकिन अपनी बार जो निर्माण होगा इधर निर्माण होगा, इस साइड निर्माण होगा। ठीक है, इस महीना में इधर निर्माण होगा। जब इधर अंडाणु का निर्माण होगा तो ये 7 दिनों तक अंडाणु का निर्माण करेगा। जब इधर 7 दिनों तक अंडाणु का निर्माण हो जाएगा तो 14 दिनों तक फ्लोपियन ट्यूब में इंतजार करेगा, अंडाणु इंतजार करेगा। जैसे इस यहाँ पर अंडाणु का 14वां दिन से खत्म होगा तो यानी 15वां दिन में क्या हो जाएगा, यह अंडाणु खराब होने लगेगा। तो 7 और 14 कितना हो गया, 21, और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28। जैसे ही इसको शुक्राणु नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, वैसे ही क्या होगा, यह खराब हो जाएगा और ये जो है कि गर्भाशय से होते हुए बाहर की ओर निकलने लगता है। इसी को बोलते हैं मानसिक चक्र। और जो निकलता है उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, समझ में आया पूरा बात। शर्माओ मत, मजाक मत करो, शर्माएगी तो बस समझते रह जाएगी। ये समझना ही पड़ेगा, ये चैप्टर है वैसा है। ठीक है, नहीं समझ, अच्छा अब बताओ, नहीं समझेगी, नहीं बताएंगे तो समझ में कैसे आएगा, कौन बताएगा हैं? तो मुझे समझाना ही पड़ेगा ना, बताना ही पड़ेगा ना, तो ये समझना पड़ेगा। ठीक है, और इससे जो है कि बाहर की ओर निकल जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु नहीं मिलेगा तो निषेचन नहीं होगा, तो भ्रूण का विकास नहीं होगा। जब भ्रूण का विकास नहीं होगा तो बच्चा का जन्म नहीं होगा। यही होता है आपका किस चीज में, तो जनन का, मनुष्य का प्रजनन तंत्र यही होता है। बोलिए, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो है कि मनुष्य का प्रजनन तंत्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका
जो है कि रोग होता है, योनि से कुछ रोग होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, कुछ बैक्टीरिया के वजह से होता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जनसंख्या पर नियंत्रण किस तरह से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या में किस किस तरह से नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? पूरा नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा बार बार जाकर, ठीक है ना, बैक कर कर समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हमको तो नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा, हम जो कि बहुत ही आसान भाषा में और नॉर्मल भाषा में आपको समझाएं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। कल जो है कि यह चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।